नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमारे आज के खास कार्यक्रम बेबाक में आपका स्वागत है। जो भी बोलेंगे बेधड़क बोलेंगे, हर बार बोलेंगे, तथ्यों के साथ बोलेंगे। बेबाक बोलेंगे तो शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश बेबाक, जिसमें हम बात करेंगे कई अहम मुद्दों को लेकर। तो बेबाक में हम सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, जहां इन दिनों मंदिर खोलने को लेकर महासंग्राम शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी की मांग यह है कि राज्य के सभी मंदिर खोले जाएं, जो कि बीते काफी समय से कोरोना संक्रमण के चलते बंद हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी का रुख आक्रामक है और पार्टी ने राज्य के कई प्रमुख मंदिरों के बाहर विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। कोरोना महासंकट के बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक जंग तेज हो चली है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अभी तक मंदिर और बाकी पूजा स्थल न खोलने का मुद्दा उठाया। अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच इस मसले पर चिट्ठियों का दौर जारी है। सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को जवाब में चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोलने की चर्चा के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे अपना हिंदुत्व साबित करने के लिए आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो लोग हमारे राज्य की तुलना पीओके से करते हैं, उनका स्वागत करना मेरे हिंदुत्व में फिट नहीं बैठता। सिर्फ मंदिर खोलने से ही क्या हिंदुत्व साबित होगा? वहीं इस पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। शिवसेना ने कभी न हिंदुत्व को नकारा है, ना हिंदुत्व को भूला है शिवसेना, और न हिंदुत्व को भूलेगी। हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। बात ऐसी है, जो लोग इस बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं, उसने आत्मपरीक्षण करना चाहिए, आत्मनिर्भर होकर आत्मपरीक्षण करना चाहिए। क्या वो सभी लोग हिंदुत्व का कितना पालन कर रहे हैं? मंदिर और बार की आप जो तुलना कर रहे हो गलत है। रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं धीरे धीरे, ये सभी एक एक चीज़। अभी जिम की बात है, अभी मुझे मुख्यमंत्री साहब से मेरी बात चल रही थी जिम के बारे में। कल ये जो जिम चलाने वाले कुछ लोग मुख्यमंत्री साहब को मिलने वाले। मंदिर के बारे में बहुत से डेलीगेशन मुख्यमंत्री साहब को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आपने 1 जून को मिशन बिगेन अगेन की शुरुआत की थी, लेकिन अब उसे 4 महीने हो गए हैं और अभी तक धार्मिक स्थल नहीं खुले। देश की राजधानी दिल्ली में भी धार्मिक स्थल खुल चुके हैं, जबकि वहां कोरोना के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि ये विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार और रेस्तरां खोल दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देवी देवताओं के स्थल को नहीं खोला गया। आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं। आपने भगवान राम के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी भक्ति दिखाई है। वहीं महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर जारी सियासत में कंगना रनौत भी कूद पड़ी हैं। कंगना ने ट्वीट किया, ये जानकर अच्छा लगा कि माननीय गवर्नर महोदय ने गुंडा सरकार से पूछताछ की है। गुंडों ने बार और रेस्तरां खोले हैं, लेकिन मंदिरों को बंद रखा है। सोनिया सेना बाबर सेना से भी बुरा व्यवहार कर रही है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किया। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य में पूजा स्थल खोलने की मांग की। उद्धव जी ठाकरे जी ने महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार बना के अपनी विचारधारा ही बदल दिए, इसलिए वह हिंदुत्व भूल गए, देवतों को भूल गए हैं। और इसलिए एक जगह मदिरालय चालू है, वाइन शॉप चालू है, वाइन हम लोग घर में पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। लेकिन जो इस संकटमय परिस्थिति में आज लोग कंफ्यूज मानसिकता में है, तो हम भगवान के मंदिर में जाके शांति मिलती है, हम प्रार्थना करते हैं, यह हमारा संस्कार है, संस्कृति का है महाराष्ट्र की, देश की। और श्रद्धा के साथ साथ आज मंदिरों के ऊपर छोटे मोटे व्यवसाय उपजीविका करने वाले भी लोग हैं, तो उनका ख्याल कौन करेंगे? अहंकार से भरा हुआ ये सरकार है,
उनको ईगो, हर चीज पे ईगो, हर इश्यू पे अहंकार से भरा हुआ है सरकार, इसलिए इसी तरह के निर्णय लेते हैं वो। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता जबरन मंदिर में घुसने की कोशिश करने लगे। वहीं पुलिस को हल्के बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो उधर शिरडी में भी राज्य सरकार का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी की आध्यात्मिक प्रकोष्ठ ने शिरडी में अनशन शुरू कर दिया है और धार्मिक स्थल खोलने की मांग की है। राज्य में अभी लॉकडाउन के तहत कुछ ही क्षेत्रों में छूट दी गई है। हालांकि अभी किसी बड़े कार्यक्रम की इजाजत नहीं है और धार्मिक स्थलों को नहीं खोला गया है। इसी को लेकर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख कई सवाल खड़े किए हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। बिहार के चुनावी मैदान में 243 विधानसभा सीटों के लिए दिग्गज नेताओं ने अपने अपने कदम जमा दिए हैं, लेकिन 10 नवंबर को पता चलेगा कि कौन इस मैदान में बना रहेगा या उखड़कर गिर जाएगा। बिहार में 2015 के मुकाबले 2020 की चुनावी जंग बेहद जुदा मानी जा रही है। बात करें इस चुनावी रण में रणधुरों की टक्कर के बारे में तो 2015 में महागठबंधन का सबसे अहम घटक रहा जेडीयू करीब 3 साल पहले ही अलग हो गया था। चुनाव के वक्त कई और छोटे दलों ने भी उससे अलग होने का फैसला कर लिया है। ऐसे में एक थर्ड फ्रंट भी खड़ा हो गया है। इसके साथ ही लालू यादव भी जेल में होने की वजह से इस चुनाव में अपना दम नहीं दिखा पाएंगे। इन सारे समीकरणों पर नजर डालें तो बिखराव की तस्वीर साफ दिखती है। उपेंद्र कुशवाहा ने तीसरा फ्रंट बना लिया है, जिसमें मायावती और ओवैसी शामिल हो गए हैं। तो पप्पू यादव भी अपना अलग मोर्चा बनाकर मैदान में उतरे हैं। लेकिन यहां बड़ा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है। वहीं राजनीतिक अनुभव और उम्र की बात की जाए तो दोनों में बड़ा ही फर्क है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर 45 साल के आसपास का है और तेजस्वी यादव की पूरी उम्र भी 45 साल की नहीं हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम युवा नेताओं की क्षमता को नजरअंदाज कर दें। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो बेहद युवा थे। चिराग पासवान भी युवा हैं और तेजस्वी यादव का भी राजनीतिक आधार जबरदस्त है, जो उन्हें विरासत में मिला है। वो लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। वही महागठबंधन के लिए एकजुटता रखनी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पिछले चुनाव में हुई नजरअंदाजी से महागठबंधन बिखर चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी को 5 और मांझी की पार्टी को 3 सीट दी गई थी। उन्हें इतनी सीटें नहीं दी जानी चाहिए थी। लोकसभा चुनाव में जो सीटें दी गई थी उसी अनुपात में ये नेता विधानसभा की भी सीट मांगने लगे। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद चाहिए था। यही वजह थी कि इन लोगों से बात नहीं बन पाई और ये लोग अलग हो गए हैं। लेकिन वाम दल महागठबंधन के हिस्सा बने हैं। बहरहाल बिहार के चुनावी मैदान में 243 विधानसभा सीटों के लिए दिग्गज नेताओं ने अपने अपने कदम जमा दिए हैं। लेकिन 10 नवंबर को पता चलेगा कौन इस मैदान में बना रहेगा या उखड़कर गिर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बिहार में चुनावी मैदान में 243 विधानसभा सीटों के लिए दिग्गज नेताओं ने अपने कदम जमा दिए हैं, लेकिन 10 नवंबर को यह पता चलेगा कि कौन इस मैदान में बना रहेगा या फिर उखड़कर गिर जाएगा। कोरोना काल की वजह से लगाए गए 3 महीने के संपूर्ण लॉकडाउन से जहां दिल्ली की आबोहवा बेहद साफ हो गई थी, तो वहीं अनलॉक के दौरान फिर से दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुलता जा रहा है। वहीं जानकारों का मानना है कि इस बार पराली जलाने का पीक सीजन नवंबर के पहले हफ्ते में आ सकता है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों की तुलना में इस बार पराली जलाने की शुरुआत काफी तेजी के साथ हुई है। हालांकि अभी दिल्ली में पराली की वजह से प्रदूषण पर 3% का ही असर पड़ा है। वहीं दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ अपनी जंग लगातार तेज कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को नरेला के हिरन की गांव में पराली को गलाकर खाद बनाने के लिए बायो डिकम्पोजर घोल का छिड़काव करने की शुरुआत की।
साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली में 700 से 800 हेक्टेयर जमीन है जहां धान उगाया जाता है और पराली निकलती है। अब ये घोल वहां छिड़का जाएगा। अगले कुछ दिन में छिड़काव पूरा हो जाएगा और 20 से 25 दिन में पराली खाद में बदल जाएगी, जिससे प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। अगले कुछ दिन के अंदर ये सारे 700-750 हेक्टेयर में छिड़काव हो जाएगा और उसके बाद 20-25 दिन के अंदर ये पूरी ज़मीन जो है वो ये खाद में कन्वर्ट हो जाएगी सारी पराली, और अगली फसल बोने के लिए 20-25 दिन में ज़मीन इनकी तैयार हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा पूसा इंस्टीट्यूट पिछले 4-5 साल से इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उनका ये कहना है कि वो काफ़ी ट्रायल्स और पायलट प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पूसा इंस्टीट्यूट का क्लेम है वो सही है और इसके बाद किसानों को फायदा होगा। वहीं इस दौरान उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर चिंता जताई और कहा कि सभी राज्यों को इसे रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। पंजाब और हरियाणा के किसान मजबूरी में पराली जलाते हैं। इससे दिल्ली ही नहीं पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की समस्या रहती है। पास के राज्यों के अंदर फिर से पराली जलने का काम शुरू हो गया है और जिसकी वजह से धुआं अब धीरे धीरे दिल्ली पहुंचने लगा है। पिछले 10 महीने से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल में था, लेकिन अब फिर पोल्यूशन बढ़ने लगा है। मुझे चिंता दिल्ली के लोगों की है, मुझे चिंता पंजाब के लोगों की है, मुझे चिंता हरियाणा के लोगों की है। आप ये सोचिए कि पंजाब से जो धुआं आता है दिल्ली तक आते आते तो फिर भी थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में कितना धुआं आता है। इस दौरान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या किसी एक की नहीं है, इसलिए सभी राज्यों की सरकारों को साथ आकर काम करना होगा। मसला केवल एक सरकार का नहीं है, सभी सरकारों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। समस्या देश के लोगों की है, दिल्ली के लोगों की है, इसलिए सभी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को सहयोग करना पड़ेगा। हम सबका सहयोग चाहते हैं जिससे दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। वहीं एक महिला अधिकारी ने पूसा डिकम्पोजर के बारे में भी जानकारी दी। पूसा डिकम्पोजर एक माइक्रोबियल सॉल्यूशन है, कंसोर्शियम है, जिसकी वजह से ये जो पराली है वो अच्छी तरह गल के एक कंपोस्ट बन सकती है, एक खाद बन सकती है। और ये पूसा डिकम्पोजर हम लोगों ने हमारे माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन से तैयार किया है, एक टेक्नोलॉजी जो हम दिल्ली सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने इसको इतना बड़े पैमाने पर ये अपना यूज करना चाहते हैं। दिल्ली की आबोहवा में फिर से घुलता जहर लोगों को सांस लेना दूभर कर रहा है, जिसका जिम्मेदार पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में जलाई जा रही पराली को माना जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों सैटेलाइट के जरिए पराली जलाने की तस्वीरें कैप्चर की गई थी, जो हरियाणा और पंजाब के इलाकों की थी। ऐसे में दिल्ली सरकार पंजाब और हरियाणा सरकार को लगातार पराली जलाने पर लगाम लगाने की नसीहत दे रही है और खुद प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पुरजोर कोशिश भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं विभाग में आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप से कैसे और कितना खतरा है आपको। अगर आप भी व्हाट्सएप पर टाइम बिताते हैं तो ये खबर आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। व्हाट्सएप प्राइवेट चैट फोरम के तौर पर व्हाट्सएप की टक्कर का कोई दूसरा नहीं है, न ही भारत में और न ही पूरी दुनिया में। फेसबुक की मिल्कियत वाली इस मुफ्त और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल होने वाली इस अमेरिकी मैसेजिंग सेवा का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। 180 देशों के 2 अरब लोग इस एप्लीकेशन के यूजर हैं। 2018 में एक डेटा सामने आया था जिसके मुताबिक व्हाट्सएप पर रोज भेजे गए करीब 65 अरब मैसेजेस और 2 अरब मिनट के वॉइस और वीडियो कॉल के साथ दुनिया की सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप साबित होती है। वही बात करें भारत की तो यहाँ 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप के यूजर हैं। ये विशाल यूजर बेस देश को व्हाट्सएप का सबसे बड़ा बाजार बना देता है, क्योंकि फ्री होने के साथ साथ व्हाट्सएप का इस्तेमाल बड़ा ही आसान है और इस पर आप टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो मैसेज साथ ही डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट्सएप अपने यूजर को
प्रिवेसी और सिक्योरिटी का वादा करता है और भरोसा भी दिलाता है कि मैसेजेस और कॉल्स शुरू से अंत तक एन्क्रिप्टेड हैं। इसके तहत चैट से बाहर का कोई भी, यहां तक कि व्हाट्सएप भी उन्हें पढ़, सुन या देख नहीं सकता। ऐसे में सवाल उठता है, जिस व्हाट्सएप को प्रिवेसी और सिक्योरिटी रीजन के चलते जो प्रतिष्ठा हासिल थी, उस पर भारत में अब शक की घटाएं छाने लगी हैं और व्हाट्सएप यूजर की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों देश में एक के बाद एक हुई कई वारदातों से व्हाट्सएप शक के दायरे में है। इसी कड़ी में बात करें बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की, तो इस केस की जांच कर रही देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियों ने व्हाट्सएप के जरिए कई अहम खुलासे किए, जिससे इस केस में ड्रग्स एंगल सामने आया, जिसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड और उनके भाई समेत कई ड्रग्स पेडलर समेत बॉलीवुड के कई सितारों का नाम भी सामने आया, जिससे यह साबित होता है कि व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल आपको फंसा सकता है। भेजे गए और आए मैसेजेस फोन की मेमोरी में सेव रहते हैं। डिलीट चैट को भी रिकवर किया जा सकता है। क्लाउड स्टोरेज में सेव चैट का बैकअप लेना आसान है। व्हाट्सएप अपने सर्वर पर कोई मैसेज सेव नहीं रखता। वहीं व्हाट्सएप अकेला मैसेंजर प्लेटफॉर्म नहीं जिसमें सेंध लगाई जा सकती है। टेलीग्राम, सिग्नल और आई मैसेज सरीखे दूसरे लोकप्रिय ऐप भी इस मामले में इतने ही कमजोर हैं। व्हाट्सएप समेत इन प्लेटफॉर्म्स पर भेजे गए मैसेजेस शुरू से आखिर तक एन्क्रिप्टेड यानी कोड में बदले होते हैं और उन्हें बीच में देखा, पढ़ा या सुना नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में दावा करते हैं कि जब आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते हैं, फिर भले ही वो ऑडियो, वीडियो, इमेज या टेक्स्ट हो, पहले वो व्हाट्सएप के सर्वर पर जाता है और वहां से जिसे आपने भेजा है उसके फोन पर जाता है। इस दौरान कोई भी उस मैसेज को बीच में देख, पढ़ या सुन नहीं सकता। ऐसे में माना गया कि अगर फोन किसी के हाथ लग जाए तो व्हाट्सएप जैसे सभी एप्लीकेशंस कमजोर साबित हो जाते हैं, या आपके फोन का क्लोन बना लिया जाए तो डिलीटेड मैसेज भी रिट्रीव किए जा सकते हैं। और अब बात करते हैं आपके मोबाइल फोन की। बेशक मोबाइल फोन के बिना जिंदगी मुश्किल हो जाए, लेकिन ये आपको मुश्किल में भी डाल सकती है। तो हम अपनी जो ये रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फोन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। मोबाइल फोन आज हर किसी शख्स की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मोबाइल फोन की अहम भूमिका है, और ये मोबाइल फोन ही कभी-कभी आपको मुश्किलों में ही नहीं, बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है, क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी खुद आपका फोन ही है। अगर कोई आपके हैंडसेट तक पहुंच हासिल कर ले, उसके बाद फोन आसानी से हैक हो सकता है। वहीं स्पाईवेयर से संक्रमित फोन पर हैकर सीधी निगाह रख सकते हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को समय समय पर दुरुस्त किया जाता है, पर स्पाईवेयर भी लगातार अपना दायरा बढ़ाता है। ऐसे में ऐप से चैट डिलीट भी कर दी जाए तो भी उसे फोन की मेमोरी से हासिल किया जा सकता है। इसे रोकने का एक ही तरीका है कि आप फोन को तोड़ दें। आपको बता दें कि मैसेज कई जगह स्टोर होते हैं, भेजने वाले और रिसीवर के फोन में। साथ ही क्लाउड स्टोरेज सिस्टम भी है, जिसके तहत फोन तोड़ने के बाद भी डेटा का बैकअप लिया जा सकता है। तो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अपने फोन को आप कैसे सुरक्षित रखें। मैसेजिंग सेवाओं का गलत इस्तेमाल ना करें, ऑटो बैकअप को बंद करके रखें, स्टोरेज सर्विसेज पर बैकअप सेव न करें, ऐप को डाउनलोड करते समय सावधानी बरतें, ऐप इंस्टॉल करते समय गैर जरूरी परमिशन न दें, ऐप और अपना फोन अपडेट करते रहें, हर ऐप के लिए अलग से पासवर्ड लगाएं, कभी भी अपने फोन को कहीं ना छोड़ें, फोन का पासवर्ड हमेशा मजबूत रखें। वहीं जब तक फोन मेमोरी फुल ना हो जाए और मैसेज ओवरराइट ना होने लगे, तब तक डिलीटेड मैसेज रिट्रीव किए जा सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप डेटा लेने के लिए जांच एजेंसियां क्लोन का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी मदद से किसी दूसरे शख्स के फोन का डेटा लिया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट इसी तरह हासिल की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इसी के साथ विभाग में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए जनता टीवी।